हाँ जी, ओसीडी में करना क्या चाहिए, ओसीडी अगर तो टीनेज बच्चों में है, तो आपने बस उनका आयरन लेवल देखना है, अगर आयरन पूरा है, तो ठीक है, अगर आयरन डेफिशिएंसी है, तो सप्लीमेंट्स दें उनको या उनकी डाइट सही करें। कई दफ़ा वर्म इन्फेस्टेशन हो जाए, आयरन कम हो जाए, तो उससे भी हो जाता है, ओसीडी का प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाता है। और फिर जो टीनेज बच्चे हैं, उनमें आप एक पहली बात तो ये कि बहुत ज़्यादा उनको क्रिटिसाइज़ ना करें। उनको आपने कैसे हैंडल करना है, मैं उन टीनेज बच्चों को फर्स्ट टाइम में दवाई लेने के हक़ में नहीं होती। पहले मैं फैमिली काउंसलिंग करती हूँ, बच्चे की डिटेल हिस्ट्री लेती हूँ और शुरू में मेरी कोशिश यही होती है कि फूड सप्लीमेंट के ज़रिए और फैमिली के कोऑपरेशन के ज़रिए हम वैसे ही हैंडल कर लें। इसलिए जब ओसीडी टीनेज में हो, तो आपने ये कोशिश करनी है कि आपने उसको क्रिटिसाइज़ नहीं करना, कमेंट्स नहीं करने, दूसरों के सामने उसको मेंशन नहीं करना कि ये तो वॉशरूम में इतनी देर लगाती है, ये तो इतनी देर दफ़ा हाथ धोती है, तुम्हें नहीं पता बाकियों ने भी जाना होता है, पानी ख़त्म कराती हो। क्योंकि आप जितना उसको स्ट्रेस देंगे, उसकी एंग्ज़ायटी बढ़ेगी और वो जो ऑब्सेशन वाला बिहेवियर है, ऑब्सेशन कंपल्शन वाला बिहेवियर है, वो बढ़ेगा, वो कंट्रोल नहीं होगा। बच्चे को रिस्पेक्ट दें, बच्चे को एम्पैथाइज़ करें, उसकी सिचुएशन को समझें। हाँ, अगर उसका ओसीडी वाला बिहेवियर ऑगमेंट कर रहे हैं आप, जैसे कि वो एक चीज़ किसी चीज़ को हाथ नहीं लगाता, तो ये भी नहीं करना कि उसको मुसलसल अवॉइड करने देना है। मैं तो कई दफ़ा ये कहती होती हूँ, मेरे पास बच्चा है तो मैं उसका हाथ पकड़ लेती हूँ, प्यार शेक हैंड के लिए, मैं दफ़ा टेबल पे रख देती हूँ। और मुझे बच्चे के फेस से लग रहा होता है कि उसको बहुत बुरा लग रहा है कि मेरा हाथ पकड़ लिया डॉक्टर ने और टेबल को लगा दिया, इसकी चीज़ें गंदी होंगी। लेकिन उसके बाद फिर मैं छोड़ देती हूँ, ठीक है? उसको फिर मैं समझाती हूँ कि देखो मेरा हाथ भी टेबल पे लगा, आपका भी हाथ लगा। अब यहाँ पानी नहीं है, हम दोनों ने नहीं धोना, हम दोनों बैठे रहते हैं ऐसे ही। इस तरह कभी-कभार घर में बच्चे का एक्सपोज़र करा दिया करें, उसके साथ ऑब्सेशन के बाद जो उसकी कंपल्सन है ना, उसको रोक दिया करें। डिले कर दिया, किसी ऐसी जगह आप बाहर हैं, बच्चे के हाथ गंदे हैं, उसको टाल दिया, हाँ, हाँ, पानी अरेंज करें, हाँ, अभी धोते हैं। थोड़ा-सा डिले कर दें, क्योंकि एंग्ज़ायटी जो एक ख़ास लेवल तक जाती है, उसके बाद एंग्ज़ायटी आहिस्ता से कम होना शुरू हो जाती है। अब जो पीक लेवल पे एंग्ज़ायटी जानी होती है, वही सबसे ज़्यादा तकलीफ़ दह फ़ेज़ होता है बच्चे का। उसमें जितना आपने उसको हौसला तसल्ली कर दिया और कंफर्टेबल कर दिया, तो वो जो उसका एक्सट्रीम एंग्ज़ायटी वाला फ़ेज़ है, वो गुज़र जाएगा। उसके बाद बच्चा ईज़ी हो जाएगा। आहिस्ता, आहिस्ता, आहिस्ता उसका ये इस बिहेवियर को आप कम करते जाएँ। लेकिन क्रिटिसिज़्म से नहीं, प्यार और मोहब्बत के साथ। हाँ, अगर ये बिहेवियर इतना बढ़ जाए कि उसकी पढ़ाई मुतासिर हो जाए, उसका खाना-पीना, उसकी नींद मुतासिर हो जाए, तो फिर आपको साइकियाट्रिस्ट के पास जाने की ज़रूरत है। अच्छा, मैं साइकियाट्रिस्ट हूँ तो लोग ये समझते होंगे कि शायद मैं इसलिए कहती हूँ कि हमें साइकियाट्रिस्ट के पास जाएँ, बात ये नहीं होती। दवाई आपको न्यूरो फिजिशियन भी देता है, न्यूरो सर्जन भी देता है, आपको फिजिशियन भी देता है, आपको पीडियाट्रिशियन भी देता है, आपको मोहल्ले का डॉक्टर जिसको हम जीपी जिनको कहते हैं, मेरे लिए बड़े मैं बहुत रिस्पेक्ट करती हूँ जीपीज़ की, वो भी देते हैं। लेकिन साइकियाट्रिस्ट ने ये असेस करना होता है कि कब दवाई देनी है, कितनी देनी है और कितनी मिकदार में देनी। कॉम्बिनेशन कब करना है, कब कम करनी है, कब हमने बढ़ानी है। तो साइकियाट्रिस्ट जो है ना, मे बी हो सकता है वो आपको दवाई ना ही दे। इसलिए अगर साइकियाट्रिस्ट रिलेटेड इश्यूज़ हैं, तो सबसे पहले आप साइकियाट्रिस्ट के पास जाएँ। और मे बी वो आपको काउंसलिंग के लिए अपने असिस्टेंट साइकोलॉजिस्ट के पास रेफ़र कर दें। वो खुद आपको कोई मेडिसिन ना दें, आप फैमिली को गाइड कर दें। इसलिए अगर ऐसा कोई प्रॉब्लम होता है, आपने अपने तौर पे हैंडल कर लिया है, अगर नहीं हो रहा, तो फिर आप एक दफ़ा साइकियाट्रिस्ट से मिल लें।